शवाख वन है बुखूनी, सीखना शवाख वन है बुखूनी। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बुलेटिन की सुर्खियां। अमेरिकी ओहदेदारों ने मोदी को वीजा देने की मुखालिफत, कहा 2002 फसादात में मोदी के रोल पर शुकूक व शुबहात बरकरार। मगरबी बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी रिजर्वेशन के बावजूद नहीं मिल रही है मुलाजिमत, मुस्लिम तंजीमों ने रियासती अक़लियती कमीशन से मदाखलत की अपील। अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के लिए लाखों उलमा ने दी कुर्बानियां, जंग आजादी की तारीख को मस्क करके किया जा रहा है पेश। बेंगलुरु में मुनक़िदा इजलास से उलमाए कराम का खिताब। एक अमेरिकी अफसर का कहना है कि गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वाइस चेयरमैन कैटरीना लेंटोस्विट ने कहा कि मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। कैटरीना का कहना है कि सन 2002 में बदतरीन गुजरात फसादात में मोदी के रोल के मुतालिक कई सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं, इसलिए मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं दिया। अमेरिकी कवानीन के मुताबिक मजहबी अदम रवादारी और नस्ली या मजहबी तासुब बरतने को नहायत संगीन तस्वुर किया जाता है और वज़ीर आला नरेंद्र मोदी पर इन इल्जामात के धब्बे अब तक बरकरार हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद असलहा जब्ती मामले के मुलजिम जावेद अहमद अब्दुल मजीद की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे 20 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। जावेद के वकील दिफा योग मोहित चौधरी ने पैरवी करते हुए कहा कि मुलजिम को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि गाड़ी किस मकसद से इस्तेमाल की जा रही है। वाज़ेह है कि जावेद पर असलहे से भरी गाड़ी को मालेगांव में पनाह देने का इल्जाम है। इससे कबल जावेद की जमानत की अर्जदाश्त को मुंबई की निचली अदालत ने रद्द कर दिया था। जावेद का जहाँ तक के चार्जशीट के हिसाब से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल नहीं है। इसका सिर्फ इतना ही रोल है कि एक इंडिका कार, एम्प्टी इंडिका कार जो है उसको इसने एक जगह से दूसरी जगह रखा था। कोर्ट को कन्विंस किया गया है कि इस जावेद का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। इस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है, 20 को मैटर की सुनवाई रखी है। राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी जयंत चौधरी ने उर्दू सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने उर्दू की तरक्की समेत वक्त तरमीमी बिल और फ़िक़े वाराना फसादात मुखालिफ बिल के मौजू को ऐवान में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐवान में इस सेशन में एक भी बिल पास नहीं हो सका है, ताहम उनकी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट वक्त तरमीमी बिल और फ़िक़े वाराना फसादात मुखालिफ बिल को पास कराने की अपनी कोशिश करेंगे। इश्यूज़ हैं जिन पे सरकार यदि कुछ करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत कम रह गया है। पार्लियामेंट में आप देख ही रहे हैं क्या माहौल है कि अहम अहम मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही, और हाय अल्लाह को छोड़ के अगर हम इन मुद्दों पे चर्चा करें, जो विरोध में है वो भी अपनी बात स्पष्ट रखें तो बेहतर होगा, देश के लिए बेटर होगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट है, वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं, कई मुद्दे हैं, आर्टिकल 341, अलीगढ़ एएमयू के स्टेटस को लेके जहां उन्होंने घोषित किया था निर्माण को, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कई इश्यूज ऐसे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट। मजहबी बुनियादों पर मुस्लिम तबके के साथ हो रही नाइंसाफियों को रोकने के लिए अब मुश्तरका कोशिश की जाएगी। कई अहम सियासी, समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से लखनऊ में यह फैसला किया गया कि आइन की दफ़ा 341 पर लगी मजहबी पाबंदी को हटाने के लिए अब मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी।
गौरतलब है कि मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले पसमानदा और नहायत पसमानदा बरादरियों के लोगों को रिजर्वेशन के बाद में वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को हासिल हैं। समाजी कारकुन और उलमा मानते हैं कि मुतासिब जहनों और गलत पॉलिसियों ने हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस तहरीक का ये हुआ कि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता जी ने एक प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और बड़ी अच्छी उसमें बात रखी है कि भाई इस चीज़ के ख़िलाफ़ वो भी हैं कि किस तरह से डेलिबरेटली एक स्टेट मैकेनिज़्म द्वारा दलित मुसलमानों क्रिश्चियनों को SC लिस्ट से बाहर रखा जा रहा है। तो हम लोग की कोशिश है कि जैसे एक चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु की, हमारे और भी जो मुख्यमंत्री हैं और जो भी पॉलिटिकल क्लास है, ये प्रेशर बनाए और जहाँ पे ये डिसीजन लेना है यानी सेंटर में, उन तक ये बात पहुँचे कि अब ये नाइंसाफ़ी और ये नाहक चल नहीं पाएगा। यही हम लोग की तहरीर है और इसका ये जुडिशल प्रोसेस में भी है और वहाँ भी एक लड़ाई जारी है। उस लड़ाई में भी हम लोग अपना पूरा ताउन कर रहे हैं। 341 में जो मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों को इससे महरूम किया है, ये टोटल का टोटल तासुब की बुनियाद है। वरना कोई हरिजन मुसलमान हो जाए उसको नहीं मिलेगा, हरिजन है तो उसको मिलेगा। बैकवर्ड हरिजन है तो वो मुसलमानों में भी वो उसी तरह का ज़िंदगी गुजारा ही तो है नहीं कि उसके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे मुसलमान होते ही, तो वो भी उसको भी तो मुस्तहक है, उसको मिलना चाहिए। सरकारें गुजरी हैं कि जिन्होंने कुछ किया तो जाहिर हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार जो कर रही है वो कहीं से ज़ाहिरी तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। मौजूदा सरकार हाँ कागज़ों पे ज़रूर कर रही होगी, लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ नहीं दिख रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन और मारूफ समाजी कारकुन बेगम नसीम इक़दार अली ने कहा है कि हुकूमतों के रवैये से मुस्लिम तबके में बड़ी मायूसी है। लखनऊ में ETV से बात करते हुए बेगम नसीम इक़दार ने यह भी कहा कि जब तक उलमाए कराम शख्सी मुफाद की लड़ाई लड़ते रहेंगे और क़यादत के नाम पर मिल्लत का सौदा करते रहेंगे, तब तक मुस्लिम मसाइल का हल नामुमकिन है। अफसोसनाक पहलू यह है कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्तलिफ मुहाजों पर जलील ख्वार किया जाता रहा है, लेकिन मुस्लिम सियासतदां और उलमा सिर्फ शख्सी मुफाद और अपनी कुर्सियां और मनसब बचाने और पैसा कमाने में ही मसरूफ है। चाहे वो लखनऊ के हों, अपने ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाए, हासिल किए, वो उन्होंने मराहत हासिल की, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो क्या वो यानी कौम और मिल्लत के लिए प्रेशर नहीं बना सकते हैं? लेकिन हर आदमी को अपनी कुर्सी अजीज़ है और वो अपने उसमें लगा हुआ है, तभी यह हाल हम लोगों का हो रहा है। मगरबी बंगाल में मुसलमानों को मिले OBC रिजर्वेशन के बावजूद मुस्लिम समाज मुलाजमत हासिल करने में नाकाम है। रियासत मगरबी बंगाल की OBC फहरिस्त में शामिल मुस्लिम बरादरियों को सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से एक बार फिर एक नौजवान को सरकारी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। 3 माह कबल भी सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन के इम्तिहान में रियासत के 121 मुस्लिम नौजवानों की कामयाबी के बावजूद उन्हें मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि उनके तबकात मरकजी OBC फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। अब कोलकाता के सलीम अली को भी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। मुस्लिम तंजीमों ने अक़लियती कमीशन से इस मामले में मदाखलत की अपील की है, जबकि कमीशन ने भी इसे रियासती इंतजामिया की गफलत बताते हुए सख्त अल्फाज में हुकूमत से जवाब मांगने का इरादा जाहिर किया। ভাইজাকে আন্ধ্রা ব্যাংকে তারপরে 2 সপ্তাহ ওখানে জব করার পরে আমাকে শোকজ নোটিশ দিয়ে বলেছে যে আমাদের যে সাবকাস্ট মুসলিম মণ্ডল এটা সেন্ট্রাল লিস্টে নেই, তার জন্য আমাকে ওরা সাসপেন্ড করে দিয়ে। গভর্নমেন্টের গাফিলতির জন্য তো এগুলো হচ্ছে না। স্টেট গভর্নমেন্ট প্রমিস করছেন মুসলিমদের জন্য অনেক কিছু করব, অনেক কিছুই করব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি করছেনটা কোথায়? पूरा प्रॉब्लम तो मुस्लिम नौजवान लोग जो सर्विस मिला था और जो उनको जिस तरीक़ा से उनको शोकज करके सर्विस से उनको हटाया दे जा रहा है, ये पूरा नुकसान मुस्लिम नौजवान लोग का मिल रहा है और इनको बोल्डली प्रोटेस्ट करना होगा। हम लोग कंडेम करते हैं, ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए। गवर्नमेंट को ये जो जिस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, गवर्नमेंट को करना होगा। Right to the Andhra Bank as well as to the government, so that the OBC list, state list and central list must be akin to. That means দুটো সমান হওয়া চাই, otherwise
the children, the students, the boys, the people will be deprived. खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है। बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए उलमाए कराम और उनके पैरोकारों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अफसोस है कि मौजूदा दौर में जंग आज़ादी की तारीख को मस्क करके पेश किया जा रहा है। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने बताया कि तकरीबन 5 लाख अहले हदीस उलमा ने अपनी शहादतें पेश की हैं। इन ख्यालात का इज़हार बेंगलुरु में मुनक़िदा इजलास आम में उलमाए कराम ने किया। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा अहले हदीस का किरदार, इस मौजू के तहत बेंगलुरु के शिवाजी नगर के चांदनी चौक में इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई जमीयत अहले हदीस के तहत मुनक़िदा इजलास में उलमाए कराम ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जमीयत अहले हदीस ने दी हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और उनके फर्जंद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उसके बाद सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने 1818 ईस्वी से 1821 तक हिंदुस्तान भर का दौरा किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों को कमरबस्ता होने की दावत दी। उलमाए कराम ने कहा कि जुनूबी हिंद में मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई मैसूर की जंगों को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीबन 3 सालों तक सन 1818 से सन 1830 तक ये तहरीक शहीदैन ने यानी सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमहुमुल्लाह ने हिंदुस्तान का दौरा किया। मुल्क के चप्पे चप्पे और कोने कोने तक पहुँचे और आवाम उन्नास के अंदर जा करके लोगों के दिलों में उतर करके उनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े होने का जज्बा पैदा किया। एक मशहूर अंग्रेज़ मौर्रिख W. विलियम हंटर ने यह बात लिखी है कि वो किताब कि जिसने सबसे ज़्यादा इनकलाब बर्पा किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो कोई और किताब नहीं, शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह की तक़वियतुल ईमान है। इन्हें था और सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने लड़ी थी। कुल 4 जंगें हुई थी।
टीपू सुल्तान के वालिद माजिद हैदर अली ने 2 जंगें अंग्रेजों से लड़ी थी। इजलास में उलमा इकराम ने कहा कि 1857 की तहरीक आज़ादी के बाद दिल्ली से लेकर मेरठ तक 5 लाख अहले हदीस के उलमा इकराम और पैरोकारों को अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। उलमा इकराम ने कहा कि वतन अजीज़ के लिए बड़े पैमाने पर कुर्बानियाँ देने वाली जमात ने हमेशा हुब्बुल वतनी का सबूत पेश किया है। को और हमारे भाइयों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारे असलाफ ने हिंदुस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। कर्नाटक की सूबाई जमीयत अहले हदीस ने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा दौर में जंग आज़ादी की तारीख को मस्ख करके पेश किया जा रहा है। जमीयत अहले हदीस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जंग आज़ादी में उलमा इकराम की कुर्बानियों का तज़किरा तमाम स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाए। ETV न्यूज़ बंगलुरु। नाज़रीन, ETV उर्दू ने अपनी कामयाब नशरियात के 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और कामयाबी के जश्न को मनाने के लिए ETV के हेड ऑफिस रामोजी फिल्म सिटी में एक मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ETV उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद ने केक काटा और ETV के मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ETV के नेटवर्क एडिटर राजेश रैना, HR कंसल्टेंट मधुसूदन, इनाडू टेलीविजन के नायब सदर बाबी नायडू, ETV प्रोग्रामिंग के हेड SP सिंह, मैनेजर फ़हीम रजा, ETV उर्दू डेस्क इंचार्ज मुबशिर सईद समेत तमाम मुलाजमीन भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी में पहले तालीमी सेशन का आगाज़ हो गया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक पहले मरहले में 16 कोर्स शुरू किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के पहले बैच में दाखिला लेने वाले तलबा भी बेहद खुश हैं। लखनऊ में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ इसका बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक पहले साल में तकरीबन 500 तलबा ने दाखिले के लिए दरख्वास्तें दी थी। इनमें से तकरीबन 350 तलबा दाखिला ले चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी में आला तालीम के कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। इमसाल हज को जाने का मरहला अब करीब है। अब तक के शेड्यूल के मुताबिक बिहार से आज़मीन हज का पहला काफिला 16 सितंबर को रवाना होगा। इसी के मद्देनज़र बिहार हज कमेटी की जानिब से तमाम दरकार तैयारियां की जा रही हैं। खासतौर पर आज़मीन को तरबियत देने के साथ ही हज भवन में साफ सफाई का इंतजाम भी किया जा रहा है। ट्रेनर को मुतय्यन किया है ताकि कहीं भी दुश्वारी नहीं हो। और हम लोगों ने ये भी उन लोगों से कहा है कि सिविल सर्जन जहाँ जहाँ ट्रेनिंग कैंप हो रहा है वहाँ वो जो इंजेक्शन है या पोलियो का जो ड्रॉप है उसको उसी कैंप में पहुँचा दें, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हज भवन में पहले से ज़्यादा सुविधा देने की, सफाई सुथराई, हाजियों के ठहरने की अभी से तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी। रांची यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर M रज़ीउद्दीन ने मौलाना आज़ाद कॉलेज का मसला जल्द हल करने का यकीन दिलाया है। ETV से बातचीत करते हुए डॉक्टर M रज़ीउद्दीन ने कहा कि कॉलेज के मामले पर यूनिवर्सिटी एडवोकेट की दोबारा राय ली गई है। मौलाना आज़ाद कॉलेज का हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मुद्दा अब सुलझ जाएगा, इसलिए कि हम लोगों ने यहाँ से जो हमारे यूनिवर्सिटी एडवोकेट हैं उनसे हमने उन्हें मंगवा लिया है उनका मंतव्य। आंध्र प्रदेश में TDP के एक नुमाया रहनुमा लालजान बादशाह की उनके आबाई गांव में तदफीन कर दी गई। उनका एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था। जनाजे में TDP सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने भी शिरकत की। आइए नाज़रीन एक नज़र डालते हैं लालजान बादशाह के सियासी सफर पर। लालजान बादशाह तेलुगु देशम पार्टी के क़याम से ही पार्टी से वाबस्ता थे। गुंटूर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले लालजान बादशाह सियासी हलकों में अक़लियतों के नुमाइंदा लीडर समझे जाते थे। उन्होंने हमेशा पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। लोहे के कारोबार से वाबस्ता लालजान बादशाह साबिक़ वज़ीर आला तंजानी NT रामाराव और TDP के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू के करीबी समझे जाते थे। वो बहैसियत जनरल सेक्रेटरी एक तवील अरसे तक पार्टी की खिदमत की।
फिलहाल वो तेलुगु देशम अक़लियती सेल के सरबराह थे। 1991 से लेकर 1996 तक गुंटूर से रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से नुमाइंदगी की। खास बात यह है कि किसानों के हुकूक के जहदकार की हैसियत से मशहूर NG रंगा को शिकस्त देकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। पार्लिमानी वक्फ कमेटी के सदरनशीन की हैसियत से भी लालजान बादशाह ने नुमाया खदमात अंजाम दी हैं। लालजान बादशाह अपनी मिलनसारी के लिए सभी हलकों में इज्जत की निगाहों से देखे जाते थे। बिलालिहाज सियासी वाबस्तगी व अक़लियतों खासकर मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए पेश रहा करते थे। अपनी बिलौस खदमात के लिए मुल्क भर के अक़लियतों में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की, उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। प्रिया 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 पापड़। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरी पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हिंद पाक के दरमियान ताल्लुकात कितने ही कशीदा क्यों न हों, दोनों ममालिक की अवाम सियासी कशीदगी से इतने मुतासर नहीं होते और इसकी मिसाल बसारत से माजूर इंतहाई होनहार पाकिस्तानी भाई बहन हैं। ये भाई बहन गुज़िश्ता 17 सालों से लगातार अपने इलाज के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं। माजूर होने के बावजूद ये दोनों तालीम में एकदम नॉर्मल बच्चों से भी आगे हैं। इन भाई बहन की कामयाबी में हिंदुस्तानी इदारों ने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया है। पेश है हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। बसारत से मुकम्मल तौर पर माजूर पाकिस्तानी नौजवान नकी हैदर रिजवी की वालिदा हिंदुस्तानी और वालिद पाकिस्तानी हैं। नकी ने हाल ही में सऊदी अरब में कायम अल फैसल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। नकी हैदर ने मुकम्मल नाबीना होने के बावजूद अपनी सलाहियतों के जरिए न सिर्फ नॉर्मल तलबा के तालीमी इदारों में तालीम हासिल की, बल्कि हमेशा अव्वल रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया। और उनकी ये कामयाबी उनकी वालिदा मुमताज़ फातिमा की लगन और सख्त मेहनत का नतीजा है। ऑल ऑफ अ सडन इसकी मतलब आई साइट चली गई 7th मतलब ग्रेड 2 में ही। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इसे मतलब रख नहीं सकते स्कूल में, तो इसे ब्लाइंड स्कूल में डालिए। तो वो टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ में कि हमने कहा कि नहीं, ब्लाइंड स्कूल में नहीं डालेंगे, इससे हम मतलब इसी स्कूल में डालेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा होता होगा प्रोसेस जिससे ये आगे नॉर्मल स्कूलिंग कर पाए। नकी की वालिदा मुमताज़ फातिमा का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। नकी हर साल अपनी वालिदा के साथ गर्मा की छुट्टियां मनाने अपने नाना सैयद हसन जैदी के घर वाक़े मुंबई आया करते थे। मुंबई में कायम नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स ने नकी को माजूरी के बावजूद एक नॉर्मल तालिब इल्म की तरह तालीम हासिल करने में भरपूर ताउन किया। इनिशियली हम लोग को उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जब मैंने रजिस्ट्रार और डीन को कन्विंस कर पाया क्वेश्चन आंसर से या उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि डिस्पाइट द विजुअल इम्पेयरमेंट
मैं कोप कर सकता हूँ, तो उसके बाद उन लोग ने एडमिशन ऑफर किया ऑन द बेसिस कि ये हम लोग के लिए एक चैलेंज है और तुम्हारे लिए भी। नकी की तरह उनकी बहन रुबाब फातिमा भी बीनाई के मसले का शिकार हैं। नकी से मुतासिर होकर रुबाब ने भी ब्रेल के जरिए तालीम फराहम करने वाले नाबीना तलबा के स्कूल के बजाय नॉर्मल बच्चों के स्कूल का रुख किया और आज रुबाब सऊदी अरब में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर रही हैं। रुबाब हैदराबाद में कायम एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जेर इलाज है। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि हम हमेशा एक्सेल करें पढ़ाई में, तो हमारा फोकस हमेशा से पढ़ाई में रहा है दैट आई शुड ऑलवेज बी लाइक आउट परफॉर्म जो हमारी क्लास में और स्टूडेंट्स हैं उनको। तो हम घर आके भी जो क्लास में पढ़ाते हैं वो रिवाइज करते हैं एक बार, और हमको एज सच तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होती बिकॉज टीचर्स भी कोऑपरेटिव हैं। सिर्फ उन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती जिनमें कि कुछ डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी पेरेंट्स की, जैसे अभी नगी ने बताया, स्कूल की, और स्कूल के अलावा जो सोशल स्टेटस है आदमी का, वो सबसे ज़्यादा काउंट करता है। अगर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि हम किसी बच्चे को कभी ये फील नहीं होने दें कि उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो उसमें खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अज़्म और हौसले की मिसाल नकी हैदर रिजवी का मानना है कि मुश्तरका तहजीब के वारिस हिंदुस्तान व पाकिस्तान की अवाम सियासी हालात से मुतासिर नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन के सफीर का काम अंजाम दें। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। तो वाकई अगर हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है और ये बच्चे इसकी बेहद शानदार मिसाल है। बुनियादी सहूलतें हर शख्स की ज़रूरत है, लेकिन मेरठ में इन सहूलियात का दायरा कुछ इलाकों तक ही महदूद है। गंदगी से बेहाल शहर के पिछड़े इलाकों के साथ अब शहर की नई बस्तियों में भी पानी भरने से सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इनमें सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर के पिछड़े इलाके जिला इंतजामिया और नगर निगम की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। किसी शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन मेरठ शहर में निगम की कारगुजारी महज कुछ इलाकों तक महदूद है। शहर के पिछड़े इलाकों के बाशिंदे पहले से ही इलाके की सफाई को लेकर परेशान हैं, लेकिन अब जगह जगह टूटी सड़कों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पुराने इलाकों को हम छोड़ दें तो नए इलाके में जैसे जाकिर कॉलोनी है, आज जाकिर कॉलोनी को मिलाकर 3 वार्ड है, रशीद नगर है, तारापुरी है और आपका समर कॉलोनी नई कॉलोनी बन रही है, इत्तेफाक नगर है, लखीपुरा है, अहमद नगर है। ये करीब 10 से 12 वार्ड बैठते हैं जाकिर कॉलोनी से लेकर तारापुर तक इस रो में अगर हम देखें, और लगभग 6 से 7 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर सिफर है। कोई एक कहता 77 दूसरा कहता 63 में है, लिहाजा वो 15-16 साल हो गए इस बस्ती को, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। पहले भी नाप के ले जाते हैं, नाप तोल करते हैं, बाद में कोई नहीं आता। जहां इन इलाकों के बाशिंदे अपने इलाके की गंदगी और बीमारियों को लेकर परेशान हैं, वहीं नगर निगम के आला अफसरान अभी प्लानिंग करने में ही मसरूफ हैं। इन परेशानियों के मुतालिक सवाल का जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मकामी बाशिंदों के साथ सियासी जमातों ने भी बुनियादी सहूलियात के लिए इंतजामिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इसका भी कुछ असर होता नजर नहीं आ रहा है। जो अल्पसंख्यक मलिन बस्तियों के लिए एक अलग से अध्यादेश जारी किया गया था, लेकिन आज तक उस पर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। टूटी हुई सड़कों को लेकर और घटिया सामग्री लगाए जाने को लेकर सड़कों पे जो अभी कुछ दिन पहले बनी थी वो फिर टूट गई हैं, गड्ढे हो गए हैं। रोजाना प्रतिदिन जिले की चारों तरफ के जो मुख्य मार्ग हैं उनमें भी टूटे होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। ईटीवी न्यूज़ मेरठ। बुलेटिन में इतना ही।